हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जैसा कि पता है आपको कि मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूं जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। ठीक है, तो आज आपकी उसी सीरीज में मैं आपके 5 संगठन के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज है जिसके ऊपर मेरी पहली वीडियो है जिसमें कि हम एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं जिन्हें आपने नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहां से आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 5.1 में हम संगठन की महत्व और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, जानेंगे कि संगठन क्या होता है, इसके महत्व क्या है और क्या इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले संगठन की परिभाषा को जान लेते हैं। तो इसका अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, संगठन का मतलब एक व्यक्तियों के ग्रुप से है। ठीक है, जो कि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं संगठन की विशेषताएं। तो सबसे पहला है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन संगठन का आधार होता है। ठीक है, जो कार्य विभाजन है वो संगठन का आधार है। ठीक है, इसमें व्यवसाय के पूरे कार्य को अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है समन्वय। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अलग कार्य सौंपा जाता है, लेकिन सबका एक प्रयास होता है उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा करना। इसलिए संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी का कार्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। ठीक है, और लेकिन सबका प्रयास क्या होता है, सबका प्रयास उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, सब यही चाहते हैं कि संगठन का उद्देश्य पूरा हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करता है, संगठन ऐसी व्यवस्था कर देता है कि सभी का कार्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, और जो कि हम समन्वय द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समन्वय ही एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा विभिन्न कार्यों को एक साथ जोड़कर रखा जा सकता है। ठीक है, अगला है अनेक व्यक्ति। संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, जो संगठन है ये अनेक व्यक्तियों का समूह है जो कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो अगला है आपका सामान्य उद्देश्य। ठीक है, संगठन के अनेक अंग होते हैं, सभी का कार्य भी अलग होता है लेकिन सभी का उद्देश्य एक होता है। ठीक है, संगठन के बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्पादन, ठीक है, विक्रय, क्रय, ऐसे करके बहुत सारे इसके अंग होते हैं, विभाग होते हैं, लेकिन इन सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि संगठन का उद्देश्य प्राप्त हो। ठीक है, संगठन का जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाए, उसमें हम सफल हो जाएं। ठीक है, इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, मतलब जितने विभाग के अभी मैंने नाम लिए उन सबका कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे क्रय वाले विभाग का क्या काम होगा, खाली संसाधनों का क्रय करना। ठीक है, विक्रय वाले का विक्रय करना। ठीक है, उत्पादन वाले का उत्पादन करना, लेकिन उन सब का उद्देश्य एक ही होता है। ठीक है, तो अगला है संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। संगठन को प्रबंध का यंत्र माना जाता है क्योंकि यदि क्रियाओं के विभाजन में गलती हो जाए या पदों की स्थापना ठीक से ना हो तो संपूर्ण व्यवस्था फेल हो जाती है। ठीक है, जो संगठन है, ठीक है, संगठन को प्रबंध का एक यंत्र माना जाता है, मतलब मशीन माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि क्रियाओं का विभाजन सही ढंग से ना करें, ठीक है, या जो हमारे पद हैं उनकी स्थापना हम ठीक से ना करें, इनमें गलती कर दें, तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो जाएगी, पूरा का पूरा संगठन, पूरा प्रबंध ही फेल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास फोन है, ठीक है, पूरा फोन चल रहा है आपका अच्छा खासा, लेकिन उसमें से क्या है कि आपकी बैटरी खराब हो गई, तो बैटरी के खराब होने से क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका फोन ही बंद पड़ जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार संगठन में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो पूरा का पूरा प्रबंध बंद पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए संगठन को प्रबंध का यंत्र यानी मशीन माना गया है। अगला है, अब देख लेते हैं संगठन के महत्व। अभी तक हमने संगठन की विशेषताएं पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे संगठन के महत्व।
सबसे पहला है विशिष्टीकरण का लाभ। इसमें व्यवसाय के पूरे कार्य को अनेक उप कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जो वो बार बार करता रहा है, जिससे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये विशिष्टीकरण मैं आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पहले जो तीसरा चैप्टर था आपका, उसमें भी मैं आपको विशिष्टीकरण बता चुका हूँ कि विशिष्टीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए जितने भी कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके प्रत्येक कर्मचारी को वही कार्य दिया जाता है जो वो शुरू से ही करता आ रहा है। ठीक है, वो एक ही कार्य को करते करते क्या होता है कि वो उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे कि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला है कार्य संबंधों में स्पष्टता। संगठन में कर्मचारियों के मध्य कार्य संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कार्यों में यहाँ कार्य संबंधों में यहाँ पर स्पष्टता होती है, मतलब हर एक कर्मचारी को पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब सबको अपनी अपनी चीजें पता होती है, कौन क्या करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अगला है आपका संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संगठन में कुल कार्यों को अनेक छोटे उपकार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक कार्य को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है, जिससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है कि संगठन में सभी क्रियाओं को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करके प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग कार्य दिया जाता है। ठीक है, जिनको एक अलग कर्मचारी करता है। इससे क्या होता है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, व्यर्थ नहीं होता। क्योंकि अगर एक ही कार्य को 2 कर्मचारी या 3 कर्मचारी मिलकर करें तो क्या होगा कि वहां पर संसाधनों की बर्बादी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक कार्य को एक अलग से कर्मचारी करता है, मतलब हर एक कर्मचारी एक एक कार्य को करता है, जिससे कि संसाधनों की बेकार की बर्बादी नहीं होती। ठीक है, अगला है परिवर्तन में सुविधा। संगठन प्रक्रिया एक संस्था को इस योग्य बना देती है कि वह कर्मचारियों से संबंधित परिवर्तन आसानी से सहन कर लेती है। ठीक है, क्या यहाँ पर परिवर्तन में सुविधा कैसे है कि जो संगठन प्रक्रिया है वो संस्था को इस योग्य बना देती है कि वो अगर कर्मचारी से संबंधित कोई भी परिवर्तन आते हैं तो वो उसे आसानी से सहन कर ले, उसको सहन कर सके। ठीक है, अगला है प्रभावी प्रशासन। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं व प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख कर देती है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी संगठन प्रक्रिया है, जो संगठन प्रक्रिया है उसमें प्रबंधक द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं और उनको जितने अधिकार प्राप्त होते हैं उन सब का स्पष्ट यानी साधारण भाषा, सरल भाषा में वो उच्चारण कर देती है, बता देती है, जिससे क्या होता है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, जिससे कि प्रभावी प्रशासन रहता है। ठीक है, अगला है कर्मचारियों का विकास। संगठन प्रक्रिया में कर्मचारियों को प्राप्त निर्णय स्वतंत्रता से उनका विकास होता है। इसमें क्या है कि संगठन प्रक्रिया में कर्मचारियों को प्राप्त होता है स्वतंत्रता निर्णय, कर्मचारियों को स्वतंत्र निर्णय प्राप्त होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है उनको निर्णय लेने के लिए। इससे क्या होता है कि उनका विकास होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो संगठन प्रक्रिया है इसमें कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे कर्मचारियों का विकास होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, संगठन के महत्व भी पढ़ लिए। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि संगठन प्रक्रिया, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं कि जब भी प्रक्रिया को लिखते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, कोई सा भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वरना पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत हो जाती है। तो सबसे पहला है कार्य की पहचान एवं विभाजन। ठीक है, संगठन प्रक्रिया के प्रथम चरण में कार्यों की पहचान करके उनका विभाजन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि कार्यों को विभाजन किया जाता है, कार्यों को बांटा जाता है, उनको पहचाना जाता है और उनके अनुसार कर्मचारियों को बांट दिया जाता है, कर्मचारियों को दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है विभागीयकरण। संगठन प्रक्रिया के प्रथम चरण में कार्यों की पहचान कर लेने के बाद उनका विभागीयकरण कर दिया जाता है। इनमें एक समान क्रियाओं का समूह बनाकर एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है, जैसे क्रय करने के सभी कार्य क्रय विभाग को सौंपना। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम कार्यों की पहचान कर लेते हैं
उसके बाद हम उसका विभागीकरण कर देते हैं। मतलब कि जो क्रियाएं एक जैसी हैं उन सब का एक समूह बना देते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि जितना भी हमको खरीदने वाला हमारा काम है, क्रय करने वाले जितने भी काम हैं, उन सब को हमने क्या नाम दे दिया? क्रय विभाग। उन सब का एक ग्रुप बना दिया और उसका नाम पढ़ दे दिया हमने क्रय विभाग। तो अब क्रय विभाग सारे क्रय करने वाले काम करेगा। जितने भी क्रय किए जाएंगे उन सब का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्रय विभाग उठाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके सभी का विभाग अलग अलग स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है काम सौंपना। इस चरण में यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्ति को क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, यहाँ पर यह निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक पद और व्यक्ति इनको क्या क्या काम करने हैं। जैसे कि जो क्रय विभाग में क्रय प्रबंधक है, ये क्या करेगा? क्रय का उत्तरदायित्व सौंपेगा। ठीक है, जैसे क्रय प्रबंधक है, इसको क्रय करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया, तो अब क्रय प्रबंधक होगा जो वो केवल क्रय करेगा। ठीक है, उसका और बाकी के कामों से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा? सिर्फ क्रय करेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम है सूचना प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करना। जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होना चाहिए कि कौन किसका अधिकारी है और कौन किसका अधीनस्थ है। ठीक है, जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो क्या है कि उनके बीच में उनके संबंधों को सरल भाषा में स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि उनमें भ्रम की स्थिति ना हो कि उनमें से अधिकारी कौन है और अधीनस्थ कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन अधीनस्थ है और कौन अधिकारी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्या थी? संगठन प्रक्रिया, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया, आपको मैंने समझा दिया। इससे संबंधित अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औपचारिक संगठन क्या होता है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर के लिए छूट गया है। ठीक है, के लिए कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। ठीक है, समझ गए आप? किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो संगठन ढांचा प्रबंध तैयार करता है उसको औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया। इसमें ये आपसी संबंधों को परिभाषित कर दिया जाता है कि कौन किसका अधीनस्थ है और कौन किसका अधिकारी है। ठीक, यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है। ठीक है, जो ये संगठन होते हैं इनके कुछ नियम और कार्य विधियां होती हैं जिन पर यह आधारित होते हैं। ठीक, यह अधिक स्थिर होता है। ये जो औपचारिक संगठन होता है यह अधिक स्थिर होता है, लंबे समय तक चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। ये जो औपचारिक संगठन है इसको जानबूझकर स्थापित किया जाता है, यह अपने आप स्थापित नहीं होता। ठीक, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ हैं। कार्य का दोहराव नहीं होता। इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रत्येक कर्मचारी को एक अलग कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, मतलब एक कर्मचारी एक कार्य करता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्यों का दोहराव नहीं होता। इसमें भ्रम नहीं होती कि ये कार्य हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हर एक कर्मचारी को अलग अलग कार्य सौंपे गए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कार्यों का दोहराव नहीं होता। ठीक है, आदेश की एकता संभव होती है। ठीक है, आदेश की एकता जो कि मैंने आपको दूसरे चैप्टर में प्रबंध के सिद्धांत जो कि फ्यूल के थे मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, आदेश की एकता का मतलब क्या होता है? आदेश की एकता का मतलब ये होता है कि एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो उसी के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। ठीक है, जिसका संगठन में पालन किया जाता है। ठीक, लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी, इससे क्या होता है कि जो हमारे उद्देश्य जो हमारा लक्ष्य होता है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब देख लेते हैं इसकी सीमाएं कि इसमें कमियां क्या क्या है। काम में देरी,
यहाँ पर काम में देरी होती है क्योंकि हर एक काम के नियम होते हैं और कार्यविधि होती है, इसलिए क्या होता है कि उनमें अनावश्यक देरी होती है। पहल क्षमता की कमी, ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों को अलग से कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। जो कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो कार्य उनको देते हैं, ठीक है, वो उन्हीं को करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी सोच विचार अपना उत्पन्न नहीं कर सकते, जिससे क्या होती है कि कर्मचारियों की पहल क्षमता में कमी होती है, ठीक। अब देख लेते हैं आपका अनौपचारिक संगठन क्या होता है, ठीक। तो इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, कार्यस्थल पर जहां पर कार्य हो रहा है वहीं पर लोग क्या करते हैं, खुद का एक समूह स्थापित कर लेते हैं, जिसे कि अनौपचारिक संगठन कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, मतलब कि अनौपचारिक संगठन होगा तभी औपचारिक, मतलब कि औपचारिक संगठन होगा तो अनौपचारिक संगठन होगा, अगर औपचारिक संगठन नहीं है तो अनौपचारिक संगठन भी नहीं होगा, ठीक। दूसरा है इसके लिखित नियम एवं प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो औपचारिक संगठन होता है उसके लिखित नियम और प्रक्रिया होती हैं, कार्यविधियां होती हैं, लेकिन जो अनौपचारिक संगठन होता है इसकी कोई भी लिखित नियम व प्रक्रिया नहीं होते। स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला, जो अनौपचारिक संगठन है इसमें स्वतंत्र संदेशवाहन होता है, ठीक है, यह अस्थिर होता है। ये जो अनौपचारिक संगठन होता है यह अस्थिर होता है, क्योंकि जो औपचारिक संगठन होता है यह व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर क्या होता है, स्थापित होता है। जैसे ही व्यक्तियों के संबंध खराब होते हैं वैसे ही अनौपचारिक संगठन समाप्त हो जाता है। अगला है यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो अनौपचारिक संगठन है हम ये इसको जानबूझकर स्थापित नहीं करते, ठीक है, ये अपने आप स्थापित होता है। जैसे किसी से बातचीत करते समय उनसे हमारा जान परिचय, जान पहचान बन जाती है, हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये भी अनौपचारिक संगठन अपने आप हो जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसका लाभ क्या क्या है। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, इसमें जो संदेशवाहन होता है वो प्रभावपूर्ण होता है, समय अनुसार कहीं भी संदेशवाहन पहुंच सकता है, ठीक, जो कि औपचारिक संगठन में नहीं होता क्योंकि उसमें कार्य विधि होती है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। अगला है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें जो सामाजिक आवश्यकता होती है उनकी भी पूर्ति होती है, जैसे कि जहाँ कार्य हो रहा है वहां पर आपसी भाईचारा बनाकर रखना, तो अनौपचारिक संगठन से क्या होता है, भाईचारा बना रहता है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगला है संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, संगठनात्मक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है क्योंकि कर्मचारी जो बात औपचारिक संगठन में नहीं कह पाते वो अनौपचारिक संगठन में कह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, ठीक है, कोई किसी के दबाव में नहीं होता, ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई जाती है। तो इसमें कर्मचारी अपने अधीनस्थों से खुलकर जो बात कहना चाहते हैं कह देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान जल्दी से हो जाता है, जो कि संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये हमने अनौपचारिक संगठन भी पढ़ लिए। अब देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में डिफरेंस क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पेपर में 95 से 99% तक आता है, 1% ऐसा होता है कि कभी कभार ना आए, ठीक। तो ये है औपचारिक और ये अनौपचारिक, इसके अर्थ तो मैंने आपको पीछे बता दिए, ठीक है। इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है, ठीक है। और अनौपचारिक का व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका उद्गम कैसे हुआ, कहां से हुआ। औपचारिक संगठन, इसकी स्थापना संगठन की नीति नियमों के कारण होता है, ठीक है। जो औपचारिक संगठन है ये संगठन की नीति और इसके नियम इनके कारण इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और जो अनौपचारिक संगठन है ये सामाजिक संबंधों के कारण स्थापित होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सामाजिक संबंध मतलब व्यक्तियों के आपसी संबंधों द्वारा स्थापित होता है। अगला है देख लेते हैं इनके अधिकार क्या क्या हैं। औपचारिक संगठन में अधिकार संगठन में पदों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो औपचारिक संगठन है इसमें अधिकार जो पद है उन पदों के कारण अधिकार उत्पन्न होते हैं, जिसका जितना बड़ा पद उस पर उतना ज्यादा अधिकार, ठीक है। और जो अनौपचारिक संगठन है इसमें व्यक्तिगत गुणों के कारण, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो अनौपचारिक संगठन होता है इसमें व्यक्तिगत संबंधों के कारण ये स्थापित भी होता है, ठीक है।
तो व्यक्तिगत गुणों के कारण यहाँ पर क्या होता है, अधिकार प्राप्त होते हैं। जिसके जितने ज्यादा गुण उसके वैसे ही अधिकार उसको मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये व्यवहार कैसा करते हैं। तो औपचारिक संगठन में पूर्व निर्धारित होता है, जो भी व्यवहार होना है, जो भी कार्य होना है वो पहले से निर्धारित होता है। लेकिन औपचारिक में पूर्व निर्धारित नहीं होता, ये इसमें जो भी होता है अचानक से होता है। ठीक है, मतलब कि औपचारिक संगठन में सभी क्रियाएं निर्धारित होती हैं और अनौपचारिक संगठन में कोई भी कार्य निर्धारित नहीं होता। इसी में देख लेते हैं अब संदेशवहन कैसा होता है इनमें। तो औपचारिक संगठन में सोपान श्रृंखला के अनुसार होता है। ठीक है, जो औपचारिक संगठन है इसमें संदेशवहन औपचारिक और सोपान श्रृंखला के अनुसार होता है, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 यानी कि आपका जो प्रबंध के सिद्धांत जो चैप्टर था दूसरा, उसमें मैंने आपको जो उसके सिद्धांत थे, सोपान श्रृंखला था जो, उसको मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। ठीक है, जो अनौपचारिक संगठन है इसमें किसी भी दिशा में प्रवाहित हो जाता है। यहाँ पर कोई भी श्रृंखला या कोई प्रक्रिया नीति नियम नहीं है संदेशवाहन के लिए। ठीक है, इसमें स्वतंत्र संदेशवाहन होता है। अब देख लेते हैं कि इनके नेता कैसे होते हैं, कैसे चुना जाता है इन्हें। तो औपचारिक संगठन में प्रबंधक उच्च पद द्वारा नेता होते हैं। ठीक है, जो औपचारिक संगठन होता है इसमें जो प्रबंधक होते हैं, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो उच्च पद पर होते हैं, इसलिए वो यहाँ औपचारिक संगठन के नेता होते हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन में क्या होता है कि नेता चुना जाता है, इनके लिए चुनाव होता है, किया जाता है, जिससे कि नेता चुना जाता है अनौपचारिक संगठन में। ठीक, तो ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या थे, डिफरेंसेस थे, जो कि हमने पढ़ लिए। और ये आपका चैप्टर, ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनके प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि कोई परेशानी आ रही है। अगर कोई परेशानी है तो उसको कमेंट करें ताकि मैं उसका सलूशन आपको दे सकूं। ठीक है, और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ सके। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके साथ में आपके अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए